जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटी वाली सीरीज में हम फंडामेंटल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में हमने बताया कि टोटल 6 मूल अधिकार, और 6 मूल अधिकार में हमने समानता के अधिकार को डिस्कस कर लिया है। और पिछला वाला जो वीडियो दिया वो स्वतंत्रता का अधिकार हमने स्टार्ट किया है, और स्वतंत्रता के अधिकार मैं बताते चलूँ आपको कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक ना। और अनुच्छेद 19 के टोटल पार्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया, जो कि आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार हैं। खैर, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 मूल अधिकार थे, एक संपत्ति का अधिकार भी था। अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19(1)(f) जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 31, उसमें भी संपत्ति का अधिकार है। तो दोनों में डिफरेंस जब हम आर्टिकल 31 पढ़ेंगे तो उस पूरा हम डिस्कस करेंगे। खैर, यहां पे थोड़ा सा आपको बताते चलूं कि अनुच्छेद 19(1) जो है, जो संपत्ति का अधिकार है, यहां पर केवल नागरिकों को राइट था, लेकिन जो 31 है यहां नागरिकों प्लस विदेशियों, मतलब कि टोटल व्यक्तियों जो भारत में निवास करते हैं, सबके लिए एक संपत्ति का राइट था, ठीक ना। खैर, संपत्ति का राइट जो है, आपको पता होगा कि संपत्ति के राइट को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है, ठीक ना। खैर, कुल मिला जुलाकर आपको यह पता होना चाहिए कि जो संपत्ति का अधिकार है यह अब विधिक अधिकार है, अर्थात अनुच्छेद 32 का सहारा लेके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट किसी संपत्ति के अधिकार के मैटर को लेकर नहीं जा सकते हैं, बल्कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक ना भैया। खैर, ये तो बात हुई पिछले वीडियो की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आर्टिकल 20 हमारे जीवन या हमारे जो है समाज से जुड़ा हुआ बिंदु है कि जो आर्टिकल 20 है, जो अपराधी होते हैं ना भैया, अपराधी जिन्होंने अपराध किया, जो विक्टिम होते, जो जिन्होंने अपराध किया, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो अपना ये जो संविधान है इन अपराधियों को भी कुछ ना कुछ संरक्षण देता है। तो किस प्रकार देता है अपना संरक्षण इन अपराधियों को, तो उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। खैर, अपराधी व्यक्तियों को प्राप्त मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार अपराधी व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है संविधान के द्वारा? तो आपको यह बताते चलूं कि अनुच्छेद 20 में 3 पार्ट है, 3 खंड हैं, ठीक ना। 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3, इन तीनों के माध्यम से अपराधियों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। कैसा मूल अधिकार? सवाल है कि कोई भी अपराध किया गया है किसी अपराधी के द्वारा, तो अगर 2005 में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2005 में उस किसी ने कोई अपराध किया है, वर्तमान में 2022 चल रहा है, ठीक ना। तो 2005 में इस अपराध के लिए जो भी कानून या दंड निर्धारित होंगे कानून के अकॉर्डिंग, तो 2005 के कानून के अनुसार ही उसको दंड दिया जाएगा, ना कि 2022 के अनुसार। तो ऐसा आपका आर्टिकल 20 का खंड 1 कहता है। 20 का खंड 2 क्या कहता है? खंड 2 कहता है कि भाई कोई भी अपराधी है तो उसको एक अपराध के लिए केवल एक ही दंड दिया जाएगा, 2 दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि दोहरे दंड का प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में, ऐसा आपका आर्टिकल 20 का पार्ट 2 कहता है, ठीक ना। 20 का पार्ट 3 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध उसको गवाही के लिए विवश नहीं किया जा सकता, ऐसा पार्ट 3 कहता है 20 का। मतलब कुल मिला जुलाकर थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करें तो आर्टिकल 20 का जो खंड 1 है वह कहता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण या भूतलक्षी दंडित विधियों से संरक्षण। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करें कि एक फौजदारी कानून होता है और एक दीवानी कानून होता है। फौजदारी कानून का से आशय जैसे हिंसा हुई, कोई मारपीट हो गई, तो वो सब सारी चीजें फौजदारी कानून, जैसे कोई रेप हो गया या फिर कोई मर्डर हो गया, जो भी है फौजदारी कानून के अंतर्गत आएंगे। दीवानी कानून जैसे खेत की लिखा पढ़ी हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, ये सब सारी चीजें दीवानी कानून के अंतर्गत आती हैं। मैं आपको यह बताते चलूं कि जो फौजदारी कानून है, यह फौजदारी कानून ही आर्टिकल 20 का जो खंड 1 है इस पर लागू होता है, दीवानी कानूनों पर लागू नहीं होता है, ठीक ना भैया। ये आपको स्पष्ट करना होगा। अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आर्टिकल 20 का पार्ट 1 किस पर, फौजदारी कानून पर लागू होता है या दीवानी? नहीं भैया, केवल फौजदारी कानून पर लागू होता है, दीवानी कानून पर लागू नहीं होता है। इसका निर्माण जब किया जाएगा तभी से यह लागू होगा, मतलब कि पिछली तिथि से लागू नहीं होगा। कुल मिला जुलाकर अगर
कोई कानून वर्तमान में 2022 में बनाया जा रहा है तो 2022 का यह कानून 2005 या 2015 से लागू नहीं होगा, 2022 से ही लागू होगा। लेकिन दीवानी में ऐसा नहीं है। दीवानी कानून में अगर 2022 में कोई कानून बनाया गया है तो हो सकता है कि इसको पिछली तिथि से लागू किया जाए, इसीलिए कहते हैं कि फौजदारी कानून पर यह लागू नहीं होगा। कुल मिला जुलाकर अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि जैसे 2022 का कानून 2015 से लागू नहीं होगा, अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने 2015 में कोई अपराध किया है तो उसे दंड 2015 के कानून के तहत दिया जाएगा, ना कि जो है 2022 के कानून के तहत दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कार्योत्तर विधि से जो संरक्षण दिया जा रहा है फौजदारी कानून में वो किस प्रकार दिया जा रहा है। लेकिन जो दीवानी कानून है, दीवानी कानून राज्य सिविल कानूनों को जो है भूतलक्षी प्रभाव दे सकती है। मतलब कि 2022 में अगर कानून बनाया जा रहा है दीवानी कानून तो वह 2005 या 2017 जो भी है, मतलब कि पिछली तिथि से उसको लागू कर सकती है। अगर हम उदाहरण देखें तो 9वीं अनुसूची जो बनाई गई थी, और 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में बनाई गई थी, ठीक ना, 9वीं अनुसूची क्रिएट की गई थी और 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया था कि भैया भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अगर संसद कोई भी विधि का निर्माण करती है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन आईआर कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का एक केस आता है 2007 में, तो प्रावधान किया गया कि भैया 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किए गए हैं उसको 24 अप्रैल 1973 के बाद से, ठीक ना, मतलब कि जांच के दायरे में आएंगे, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे या न्यायिक पुनरावलोकन उस कानून का किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दीवानी कानून पर यह इंप्लीमेंट नहीं होता है बल्कि फौजदारी कानून पर यह इंप्लीमेंट आपका होता है, ठीक ना। खैर, अनुच्छेद 20 का पार्ट 2 क्या है? डबल जियोपर्डी। ये क्या होता है? दोहरे दंड से संरक्षण। मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, 2 बार दंड न्यायपालिका के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। दोहरे दंड का जो शब्द है यह अमेरिका के संविधान में वर्णित है। इस अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद जो 20(2) है के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। दोहरे दंड का आशय न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय, न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड से है, ना कि प्रशासनिक दंड। मैं आपको बताते चलूं यहां पे कि जो आपको पुलिस कभी कभी डंडा मारती है या फिर जो है अपने कैद में रखती है, तो ऐसा नहीं कि वो दंड है, वो दंड की श्रेणी में नहीं आएगा। न्यायपालिका जो दंड देती है उसी को जो है न्यायपालिका के दंड को ही हम दंड मानते हैं, ना कि जो है प्रशासन या पुलिस के द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको हम दंड की श्रेणी में रखेंगे, ठीक ना। अर्थात व्यक्ति की प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों दंड दिया जाए तो यह दोहरे दंड का उदाहरण नहीं होगा। मतलब कि प्रशासन कोई भी कार्य लोक व्यवस्था से संबंधित या पब्लिक ऑर्डर से संबंधित या कोई साक्ष्य निकालने के लिए तो अपना हथकंडा अपना सकती है, लेकिन उसको दंड नहीं माना जाएगा बल्कि न्यायपालिका के दंड को दंड माना जाएगा, ठीक है ना। खैर, इसको दोनों को जो है उदाहरण के रूप में जो है नहीं होगा, यह दोहरे दंड का उदाहरण नहीं होगा, ठीक है ना। अपितु एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। खैर, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, ये क्या है? आर्टिकल 20 का 3 पार्ट, ठीक है ना। आर्टिकल 20 का जो 3 पार्ट है उसमें कहता है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण या अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि दोहरे दंड से संरक्षण क्या है। एक केस स्टडी अगर मैं देखूं तो 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई और जैसे ही राजीव गांधी के हत्यारों को पाया, सेशन कोर्ट में मामला गया और सेशन कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दे दी। बाद में यही मामला मद्रास हाई कोर्ट में गया, मद्रास हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। बाद में इन अपराधियों ने अपील सुप्रीम कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, फांसी दी जानी चाहिए। और 2011 में ये स्थिति आई कि इन्होंने याचिका दायर की, दया याचिका राष्ट्रपति के पास, ठीक ना, और राष्ट्रपति ने भी इसको जो है खारिज कर दिया। तो कुल मिलाजुलाकर यहां पर आप देखेंगे कि 1991 से मामला चला और 2011 तक, मतलब कि 20 साल यह जो है जेल में बंद रहे, इनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। फिर यही इन्हीं का मामला फिर यही जो है मद्रास हाई कोर्ट में फिर मामला चला जाता है, मद्रास हाई कोर्ट में, और मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी जो फांसी थी उस पर बैन लगा दिया और इनको आजीवन कारावास की सजा बनाए रखा। क्यों? क्योंकि दोहरे दंड से संरक्षण है। इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का तर्क था कि भैया ऑलरेडी इनको 20 साल की सजा दी जा चुकी है और 20 साल इनको ना सिर्फ जो है जेल में एक काटे हैं बल्कि इनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है। ऐसे में
एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि अगर किसी व्यक्ति को, संवैधानिक खिलाफ होगा कि किसी व्यक्ति को दोहरा दंड दिया जाए, मतलब बेचारे 20 साल सजा काट भी चुके हैं और ऊपर से फांसी भी सजा दे दी जाए, ठीक ना। ऐसे में आप एक केस स्टडी ले सकते हैं आर्टिकल 20 का पार्ट जो 2 है, ठीक ना भैया। आते हैं अपने विरुद्ध गवाही, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो अपने विरुद्ध जो है वो गवाही नहीं देगा, ऐसा संवैधानिक उसको अधिकार मिलता है, ठीक ना। खैर, अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करके अपराध कबूलने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि चिकित्सीय परीक्षण या शारीरिक निशान को जो है कोई साक्ष्य नहीं माना जाएगा, उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं माना जाएगा, मतलब कि साक्ष्य लिया जाए, जैसे डीएनए टेस्टिंग है या ब्लड सैंपल है, अगर जैसे कोई अपराध होता है, ठीक ना, तो उसके केस में लिया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 का पार्ट 3 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक भैया। खैर, एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी व्यक्ति तब तक निरपराधी रहता है जब तक कि न्यायपालिका द्वारा उसे दंडित ना कर दिया जाए, ठीक ना। खैर, ये तो हमने आर्टिकल 20 डिस्कस किया। आर्टिकल 20 आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह अपराधियों को अपना प्यारा सा जो संविधान है वो राइट प्रदान करता है। अब हम लोग फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 21 डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, ठीक ना। प्रोड्यूस इस्टेब्लिश बाई लॉ एंड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, गोपालन केस मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला जो 1978 में आया था, ये क्या था, ये सब सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 21 के तहत। मेरा नाम है नवीन कुमार। आते हैं, डिस्कस करते हैं दोस्तों जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार, आपको यह बताते चलूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बार बार डिसीजन आता है वो आर्टिकल 21 पर ही बेस्ड होता है, तो इसको आप लोग डिटेल से जानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए 2018 में एक क्वेश्चन पूछा, जब पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला आया था 2017 में, तो 18 वाले आईएएस में क्वेश्चन पूछा, जब राइट ऑफ प्राइवेसी को लेकर परिभाषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो कहा कि अगर आपको मनपसंद की शादी करनी है ना, मतलब कि लव मैरिज, तो आपको कौन सा संविधान का अनुच्छेद सहारा देता है, तो आर्टिकल 21 सहारा देता है आपको, ठीक ना। खैर, ये सब सारी चीजें आपको जानना जरूरी है कि आर्टिकल 21 के तहत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका या सरकार किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता तभी हस्तक्षेप करेगी जब देश में स्थापित विधि का उल्लंघन हुआ है। मतलब कुल मिलाजुला कर अगर किसी नागरिक ने, किसी व्यक्ति ने विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया या विधि का उल्लंघन किया है, सो ही उसको जो है उसके जीवन को प्रभावित किया जा सकता है, या उसके जो है नागरिक के जो है जीवन के अधिकार को प्रभावित किया जा सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं किया जा सकता है। जीवन की स्वतंत्रता क्या है, राइट टू लाइफ क्या है, तो एक व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों की सुरक्षा, ये उसके जीवन की स्वतंत्रता है। शरीर पर हमले अथवा बलात्कार के विरुद्ध स्वतंत्रता, प्रताड़ना से स्वतंत्रता, आजीविका, शिक्षा या शुद्ध पर्यावरण। आपको यहाँ पे बताते चलूं कि जो शुद्ध पर्यावरण है, यह शुद्ध पर्यावरण एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला आया था, और एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया कि भैया शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए, तभी तो व्यक्ति का जीवन बेहतर होगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसकी बनी रहेगी, ठीक ना। खैर, दैहिक स्वतंत्रता क्या है, पर्सनल लाइबिलिटी क्या है, वो तो हमने पढ़ा कि जीवन की स्वतंत्रता, इसको दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लाइबिलिटी मतलब मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध स्वतंत्रता, निजता एवं निजी जीवन में कपड़े, निवास या चयन का अधिकार, ठीक है ना। फिर आवागमन की स्वतंत्रता, निगरानी एवं नियंत्रण के विरुद्ध स्वतंत्रता, ये सब सारी चीजें पर्सनल लाइबिलिटी है, ठीक ना भैया। तो हमने बताया कि गोपालनवाद हम पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे मैं बताते चलूं कि 1950 में जो गोपालन केस आया था, यहाँ पर संसद हावी था, यहाँ पर न्यायपालिका एक प्रकार से अपनी मानसिकता को या फिर संकुचित या फिर कहें कि दबी हुई प्रतीत होती है। अभी हम गोपालन केस जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक ना। खैर, न्यायपालिका के अनुसार जीवन के अधिकार का अभिप्राय व्यक्ति को केवल प्रताड़ित करना ही नहीं बल्कि कैद में रखने के विरुद्ध भी स्वतंत्रता प्रदान प्राप्त है, ठीक ना। विधायिका द्वारा विधि बनाकर व्यक्ति के अधिकार या दैहिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। यहाँ गोपालन कह रहे हैं, गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मतलब विधि बना करके न्यायपालिका, कार्यपालिका के द्वारा जीवन के अधिकार या दैहिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। न्यायपालिका का फिर क्या कहना है कि न्यायपालिका का कार्य केवल यह देखना है कि व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना तो दंडित नहीं किया गया। मतलब क्या है कि मतलब विधि का अगर उल्लंघन व्यक्ति ने किया है तभी दंडित सरकार कर सकती है, नहीं तो दंडित नहीं कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। गोपालनवाद में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भैया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से ली गई है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। न्यायालय
न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह संसद की विधि को अमान्य घोषित कर दे। देख रहे हैं, मतलब कि एकदम सरकार के, एकदम संसद के नियंत्रण में पूरी तरह जो है न्यायपालिका दिख रही है, ठीक है ना। कि मतलब संसद जो कानून बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे, और उनकी जो है संसद के विधि को या कानून को वह अमान्य घोषित ही नहीं कर सकते हैं। तो न्यायपालिका किस प्रकार से जो है संविधान का जो है संरक्षण करेगी, ठीक है ना, किस प्रकार मूल अधिकारों का संरक्षण करेगी। खैर, इस वाद में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि उसका कार्य यह देखना है कि किसी व्यक्ति से कार्यपालिका विधि के अभाव में जीवन का अधिकार ना छीने। मतलब कि अगर विधि का उल्लंघन कोई व्यक्ति कर रहा है तभी जो है वह हस्तक्षेप कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। खैर, इसके बाद एक केस आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978 में। बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें कई सारी चीजें उभर कर आई और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट था वो अपने पूरे अधिकार में पूरे जोश में आता है, कुल मिला जुला कर, है ना। मेनका गांधी, इनका नाम मनेका गांधी था, खैर वास्तविक नाम मनेका गांधी था। 1977 में ये विदेश जा रही थी मेनका गांधी, तो बीजेपी सरकार थी, इन्होंने इनका पासपोर्ट जब्त करवा लिया। तो इन्हीं का केस बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978 में। तो विदेश जाने का अधिकार कहा गया कि भैया आर्टिकल 21 के तहत जीवन का एक अधिकार है विदेश जाने का अधिकार, और किसी के अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, कोई ये बताएगा कि अगर देश के भीतर यात्रा करनी है तो आपको आर्टिकल कौन सा सहारा देता है संविधान का, अगर आपको देश के बाहर यात्रा करनी है तो आपका आर्टिकल 21 सहारा देता है। या आपको बताते चलूं कि अगर देश के भीतर यात्रा करनी है ना भैया तो आपको आर्टिकल 19 सहारा देता है, लेकिन अगर आपको देश के बाहर यात्रा करनी है तो आर्टिकल 21 सहारा देता है। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह मामला सामने आया। खैर, संविधान में उल्लेखित है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही लोगों के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा सकता है। मेनका गांधी वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जरा सुनना आप, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इस शब्द को परिवर्तित करके विधि की उचित प्रक्रिया, वाह कितना अच्छा है कि विधि की उचित प्रक्रिया लाया गया और कहा गया कि भैया विधि की उचित प्रक्रिया के ही माध्यम से किसी के जो है नागरिक के या व्यक्ति के मूल अधिकारों का जो है वायलेशन या मूल अधिकारों को या जीवन के अधिकारों को छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीना जा सकता। खैर, ये विधि की उचित प्रक्रिया ये अमेरिकी संविधान से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से खैर थी, ठीक ना। इसी वाद में न्यायालय ने माना कि विधायिका को विधि निर्माण का अधिकार है, किंतु विधायिका द्वारा निर्मित जो विधि है ना वो तार्किक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, ना कि मनमानी या भेदभावपूर्ण होनी चाहिए। अच्छा, यही तो नेचुरल जस्टिस है, यही तो विधि की उचित प्रक्रिया है। न्यायपालिका ने इस वाद में नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अभिप्राय केवल प्रताड़ना का अभाव नहीं बल्कि गरिमामय जीवन से है, प्रतिष्ठामय जीवन से है, सम्मानपूर्वक जीवन से है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। जीवन के अधिकार गरिमामय जीवन से है, ना कि पशुवत जीवन से है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 21 जो है ना वो आर्टिकल 19 से अंतर संबंध है, कोरिलेट करता है, ठीक है। खैर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, प्रोड्यूस इस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है ना, संविधान में उल्लेखित है। न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया संसदीय विधि द्वारा निर्धारित है कि नहीं है। न्यायपालिका के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जीवन के अधिकार को छीना जा सकता है। विधि में उल्लेखित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए दंड नहीं दिया जा सकता अतः संसद की शक्ति प्राथमिक हो जाती है। ये तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो थी। खैर, अब प्रावधान किया गया है कि जीवन की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित है। ये संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, तार्किक होनी चाहिए। प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होनी चाहिए। तो जीवन के अधिकारों की गतिशीलता कब मिली? आपको यह बताते चलूं कि 1970 के दशक में, 1980 के दशक में जगदीश चंद्र भगवती नाम था उनका न्यायाधीश का, तो उन्होंने के सहयोग से जनहित याचिका का प्रावधान किया गया और जनहित याचिका दायर करके जीवन के अधिकारों का संरक्षण काफ़ी तेजी से किया जाने लगा। ऐसा जो है गतिशीलता लाने का प्रयास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीवन के अधिकारों की, ठीक ना भैया। इसमें खैर न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा कि जो निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक तत्वों में वर्णित प्रावधान भी
इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राज्य को न्यायपालिका के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मजदूरी देना भी एक प्रकार से अधिकार का उल्लंघन है, जबकि यह प्रावधान शोषण के विरुद्ध, मतलब आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, ये सभी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। खैर, अगर मैं कहूं कि शिक्षा का अधिकार क्या मूल अधिकार है या विधिक अधिकार, नहीं भैया, अब मूल अधिकार हो गया है, ठीक ना। एक मोहनी जैनवाद बनाम भारत संघ का मामला, एक उन्नीकीकरणवाद आया था। दोनों वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, उसको बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। खैर, यह आपको बताते चलूं कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग में जब आप वाद वगैरह डालते हैं तो आपके जो है मेंस के आंसर बहुत प्रभावी होते हैं, ठीक है ना, तो आपको डालना चाहिए। खैर, 86वां संविधान संशोधन 2000 करके इस शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया और एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A या 21 का जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। खैर, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। 11वां मूल कर्तव्य भी बना दिया गया, ठीक ना। इसके अलावा डीपीएसपी में जो आर्टिकल 45 था, उस 45 के नेचर में भी चेंजिंग की गई। तो खैर, ये 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित। क्या आजीविका का अधिकार, तो एक केस आया था आजीविका, जैसे रेहड़ी पटरी वाले लोग जो ठेले वेले पे सामान लगाते हैं ना सड़कों पे। तो खैर, 1985 में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले व्यक्तियों को हटाने का प्रयास किया गया था। फिर ओल्गा टेलिस एक वाद आया था, इसमें आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल किया गया और कहा गया कि रेहड़ी लगाने वाले को मनमानी ढंग से नहीं हटाया जा सकता। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार या जीवन जीने का एक पार्ट है, ठीक ना। निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में यह 2017 में आया। न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि निजता का अधिकार जीवन जीने के अधिकार का एक पार्ट है। निजता का अधिकार में व्यक्ति के यौन इच्छाओं, देखिए ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति के यौन इच्छाओं, वैवाहिक संबंधों और निजी जीवन में से संबंधित चयन का अधिकार होगा। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर 2018 वाले आईएएस में क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको जो है अपने मनपसंद के शादी विवाह करने हैं तो आर्टिकल कौन सा सहारा देता है, तो आर्टिकल 21 सहारा देता है, ठीक ना। खैर, यह अधिकार सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से कपड़े उतारकर तलाशी नहीं ली जा सकती। निजता के अधिकार का अभिप्राय है कि राज्य व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करे। खैर, अभी केरला में एक केस आया था शायद कि वहाँ पर जो नीट का एग्जाम हो रहा था, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों के मतलब कुछ ब्रा वगैरह भी निकलवा दिया गया था, तो वो राइट ऑफ प्राइवेसी के थोड़ा सा खिलाफ लगा, ठीक ना। खैर, उसको उस केस पर याचिका वगैरह भी दायर हो गई है। खैर, व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित सूचनाओं या आंकड़ों को भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, चूंकि राइट ऑफ प्राइवेसी है। न्यायालय ने निजता के अधिकार को परिभाषित नहीं किया, हालांकि समय समय परिस्थितियों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट समय पर इसको परिभाषित करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजता का अधिकार निष्पक्ष नहीं है, बल्कि निजता के जो अधिकार है, जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार, गर्भवती महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार शामिल नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई गर्भवती महिला जाकर अपना मनमानी जो है वो गर्भपात करा दे, ऐसा थोड़ा है। निजता के अधिकार में सुरक्षा, आतंकवाद, सामाजिक न्याय जैसे मामलों के लिए निजता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। खैर, क्या इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार क्या मूल अधिकार है? हाँ, तो कुछ केस में आया है ऐसा निर्णय। 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में इच्छा मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना, एक कहा। दूसरे केस में उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु के नकारात्मक स्वरूप को जो है स्वीकार किया, कहा कि अरुणा शानबाग, देखिए अरुणा शानबाग एक जो है नर्स थी, इनकी एक वकील थी पिंकी बिरयानी, और पिंकी बिरयानी एक्चुअली इनका रेप हो गया था और रेप लगभग 40 साल पहले। तो ये मतलब कि बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी और ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो ये समस्याओं से ग्रसित थी।
तो एक प्रकार से कोमा में चली गई थी कुल मिला जुला करके। तो इनकी वकील पिंकी बिरयानी ने याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए तो इनका जीवन काफ़ी सफल होगा, मतलब कि कुल मिला जुला कर मृत्यु से बेहतर है, जीवन से बेहतर है कि मृत्यु इनको दे दिया जाए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइलाज बीमारी से संबंध में डॉक्टरों की पैनल द्वारा इच्छा मृत्यु की जा सकती है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमामय रूप से जीवन इच्छा मृत्यु का अधिकार है, ठीक है ना, गरिमामय रूप से। इसके लिए चिकित्सक जो परामर्श या लिखित आदेश अनिवार्य होना चाहिए। गांधी जी की एक गाय थी, वो मर रही थी, तो गांधी जी ने कहा कि इसको मार देना ही उचित है, ठीक है ना। खैर, गांधी का इशूज भी एक प्रकार से अहिंसात्मक ही रहा था। वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे प्रतिष्ठा का अधिकार। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 प्रतिष्ठा का अधिकार है। निद्रा का अधिकार, ये तो आपको पता होगा कि बाबा रामदेव लोकपाल के खिलाफ धरना दे रहे थे और रात में सोए हुए थे और पुलिस आकर रात में इनको जगा देती है और मारती इतनी ज़्यादा है कि सब लोग भाग जाते हैं। और यही रामदेव का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बाबा रामदेव ने कहा कि भैया क्या हमारा संविधान इतना नहीं है कि हमको चैन से सोने का अधिकार दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव आप चिंता ना करें कि 21 आपको जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता में निद्रा का अधिकार सम्मिलित है। तो बाबा रामदेव बनाम भारत संघ का एक मामला आया था जिसमें निद्रा के अधिकार को शामिल कर लिया गया। स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, कैदी के जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार या फिर आपातकाल के समय चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अवसर का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, धारणीय विकास का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब सारी चीजें आर्टिकल 21 का पार्ट है। प्राकृतिक न्याय क्या है? तो मेनका गांधीवाद में ही प्राकृतिक न्याय को परिभाषित किया गया था और कहा गया था कि किसी व्यक्ति को सुनवाई किए या उसके पक्ष सुने बिना दंडित नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक न्याय। मास्टर ऑफ रोस्टर अपने खुद मामले की सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है ना, एक किसी दूसरे पीठ को देगा। मास्टर ऑफ रोस्टर जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। खैर, दंड की मात्रा अपराध से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक न्याय है। किसी वाद में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता, बल्कि दंड देने के लिए एक उचित प्राधिकारी होना चाहिए, ठीक है ना भैया। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला और एक पुट्टा स्वामी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का जो विस्तार किया गया उससे मूल अधिकारों का भाग अनुच्छेद निर्देशक तत्वों के साथ जुड़ गया है। अतः मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक मालूम पड़ते हैं, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए आर्टिकल 21 के तहत निर्देशक तत्वों में भी उल्लेखित कई पार्टों को जो है आर्टिकल 21 का पार्ट माना। जैसे पर्यावरण संरक्षण, अगर आप जो है डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 48 का है, उसमें वर्णन किया गया है, तो ये मूल अधिकार भी बन जाता है, डीपीएसपी भी। निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 से, शिक्षा का अधिकार 45, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी अधिकार 42, ठीक ना भैया। और जीवन का अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार, महिलाओं के प्रवेश के अधिकार को, ठीक है ना, जो प्रतिबंधित था उसको जो है आर्टिकल 14, 15, 21 के विरुद्ध माना। न्यायालय ने कहा कि अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि धर्म के देखिए दो पक्ष होते हैं, एक मूलभूत लक्षण होता है धर्म का और एक गैर मूलभूत लक्षण। तो राज्य के द्वारा धर्म के गैर मूलभूत लक्षणों या भागों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे जैनियों की एक संथारा प्रथा थी निर्वाण प्राप्त करने की, ठीक ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय ने इसे आत्महत्या के समान माना और न्यायालय ने जीवन के अधिकार को प्राथमिक कहा। और इसी प्रकार दीपावली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, कहा कि मतलब कि ये गैर एक प्रकार से मूलभूत लक्षण है और स्वच्छ पर्यावरण रहना जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।